अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और मेरे साथ हैं जगदीप सिंह सिंधु, हिसार हरियाणा से। जी नमस्कार। हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है, हरियाणा पॉलिटिक्स विद जगदीप सिंह सिंधु। सिंधु जी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कई प्रांतों में आपने अखबार और चैनल्स पे आपने के मार्गदर्शन में निकले हैं और हरियाणा की राजनीति पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि भाई हरियाणा के राजनीति के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा एक सिलसिलेवार करें। तो आज हम ये समझना चाहते हैं कि जो मौजूदा विधानसभा है हरियाणा की, जिसका चुनाव 5 साल पहले हुआ था, उसमें अभी समीकरण क्या है एक, और दूसरा कि अगर लोकसभा चुनाव जो अभी हाल ही में हुआ है उसके नतीजों के आलोक में या परिप्रेक्ष्य में अगर हम तुलना करें आगे की तो उसमें क्या स्थिति है। तो सिंधु साहब, सबसे पहले तो यही कि आज जो हरियाणा की विधानसभा है उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है, क्या रहा था 19 में और जो उसमें से क्या बदला है, क्या अभी बरकरार है, कायम है। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हरियाणा की विधानसभा का जो चुनाव अब अक्टूबर में होने वाला है, ये हरियाणा की 15वीं विधानसभा होगी। अभी जो लोकसभा के हरियाणा में चुनाव हुए हैं, उन लोकसभा के चुनाव में जो परिस्थितियां सामने आई हैं, उससे हरियाणा में जो राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली है। और ऐसा समझा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बना लेगी या भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार भी हरियाणा में एक भरपूर सफलता मिलेगी, लेकिन ऐसा लोकसभा चुनाव के परिणामों में दिखाई नहीं दिया। और यहाँ अब की बार कांग्रेस को एक अच्छा खासा सफलता जिसको कहें वो हरियाणा में मिली और वो 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई। हरियाणा की विधानसभा के ऊपर भी हरियाणा की लोकसभा के ये प्रभाव पड़ने बिल्कुल निश्चित हैं। और पिछले 10 सालों से सत्ता भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में रही है, तो उस सत्ता के विरोध में जो एंटी इनकम्बेंसी है स्वाभाविक रूप से वो थी। और उसी को देखते हुए हरियाणा में चुनाव से ठीक पहले नेतृत्व में परिवर्तन किया गया। 9.5 साल से चले आ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटा के नायब सिंह सैनी को बनाया गया और ये सोचा गया कि शायद बहुत हद तक एंटी इनकम्बेंसी को रोक लिया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ साफ दिखाई दिया नहीं। तो जो परिणाम आए उसमें जो बढ़त कांग्रेस को मिली है और जिस प्रकार बढ़त मिली है उसमें स्पष्ट तौर पे देखने को मिला है कि जो हरियाणा के मूल मुद्दे थे, उन मुद्दों के प्रभाव हरियाणा की राजनीति में बड़े गहन और गहरे हैं। और उन्हीं के प्रभाव में और उन्हीं मुद्दों के चलते हरियाणा की जनता ने जो जिस तरह से मतदान किया है, इसका प्रतिबिंब हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में भी अवश्य देखने को मिलेगा। और ऐसा लगने लगा है कि जो हरियाणा के ग्रामीण अंचल है या हरियाणा के वो क्षेत्र हैं जहां किसान आंदोलन का प्रभाव है या वो क्षेत्र हैं जहां अन्य मुद्दे हावी हैं, तो वहां भारतीय जनता पार्टी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि उन्हें हरियाणा की लोकसभा चुनाव के समय करना पड़ा। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, सारे सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो है जहां लोकसभा के प्रत्याशियों को गांव में बढ़ने से घुसने से प्रतिबंधित किया गया, जगह जगह उनके विरोध किए गए, काले झंडे दिखाए गए। और हरियाणा की जो राजनीतिक पार्टी प्रदेश में सत्ता में भागीदार थी, जननायक जनता पार्टी, उनको तो एक तरह से खारिज ही कर दिया हरियाणा में। तो ये अब जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसमें इस प्रकार के प्रतिबिंब बहुत सघन देखने को मिलेंगे। और ये तो अभी लगने लगा है कि
ये अनुमान तो सहज लगाया जा सकता है कि जो अभी लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है उसका असर पड़ेगा। हालांकि कई बार ये भी होता है कि कई राज्यों में ये भी देखा गया कि जो सेंट्रल पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं उसमें डिफरेंट पब्लिक रुख अपनाती है, जो स्टेट के है उसमें डिफरेंट अपनाती है। बहरहाल, लेकिन हम जी ऐसा ही पहले की जो वर्तमान विधानसभा है उसमें क्या समीकरण है, उसमें पिछली बार 19 में के देखते हुए क्या समीकरण है, कौन कितनी संख्या है, क्या है, किसका वोट कैसा है? जी पिछली बार 2019 में आप देखेंगे कि जो लोकसभा चुनाव थे वो पुलवामा की लहर में हुए थे और 5 साल की सत्ता जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में थी, ऐसा लग रहा था कि उस वक्त जो नारा दिया गया था अमित शाह के द्वारा, अब की बार 75 पार, तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी आश्वस्त थी कि वो फिर पूर्ण बहुमत में आएगी। लेकिन पुलवामा लहर में जहां 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं ने दी, तो वो विधानसभा चुनाव में उसके परिणाम बिल्कुल अलग और अचंभित करने वाले हुए, जिसमें हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के 8 बड़े मंत्री हार गए और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा विधानसभा की केवल 40 सीटें प्राप्त हुई, जबकि कांग्रेस को वहां 31 सीटें मिली थी और 8 सीटें शायद मुझे याद पड़ता है 8 सीटें निर्दलीय को मिली थी और 10 सीटें जननायक जनता पार्टी को मिली थी। एक सीट हरियाणा जनहित लोक पार्टी के गोपाल कांडा जो सिरसा से हैं उनको प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से ये 90 सीटें बनती हैं। हरियाणा विधानसभा में उस वक्त में एक संशय था कि सरकार कैसे बनेगी, तो जननायक जनता पार्टी ने उस वक्त जो उनको सफलता मिली वो मूलतः हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के विरोध की वजह से मिली थी। इतनी सीटें और इतनी सफलता उनको भारतीय जनता पार्टी के विरोध के चलते मिली और उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए एक राजनीतिक सौदा किया और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देके और स्वयं उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को प्राप्त किया था। तो एक वो जो हरियाणा के उस क्षेत्र में जिस प्रकार से उनको समर्थन दिया गया था, वहां भी जननायक जनता पार्टी के साथ जो राजनीतिक धोखा हुआ, तो वो मतदाता भी काफी आक्रोशित है, नाराज हैं। तो यही वजह है कि अब जननायक जनता पार्टी का जो बचा खुचा आधार था या जो इनके एमएलए थे, उनमें से 5 एमएलए ने अभी जो हरियाणा में एक संकट आया था जिसमें विधानसभा में ये पूर्ण बहुमत की बात आई थी, जब ये गठबंधन टूटा था, तो जननायक जनता पार्टी के 5 विधायकों ने उनको समर्थन दे दिया और इस प्रकार से जननायक जनता पार्टी में भी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से टूट सामने आ चुकी है। तो बहुत से समीकरण इस प्रकार के हैं अब जो हरियाणा में, तो उसमें ये लगता है कि जो वर्तमान की स्थितियां हैं उसमें सीधा मुकाबला कांग्रेस और मुख्य जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी उसमें होने वाला है। अन्य क्षेत्रीय दल की अगर हम बात करें तो कभी एक बार सत्ता में रही बड़ी ताकतवर क्षेत्रीय दल इनेलो जो है वो लगभग 2005 के बाद पिछले 2 दशकों में अपना पूरा जनाधार लगभग हो चुकी है, क्योंकि उनके पास अभी एक ही सीट है जो उनके राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला की है। उन्होंने अभी अभी गठबंधन किया है बहुजन समाज पार्टी से। मैं बताना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ हरियाणा में ये पांचवी या छठी बार गठबंधन होगा और जो इनेलो है उसका पहले भी कई बार इनके साथ गठबंधन हो चुका। 2019 के चुनाव से पहले अभय चौटाला ने ही बहन मायावती के हाथों पे कलाई बांध के और एक वायदा किया था कि उनके साथ ये हमेशा रहेगा, लेकिन वो गठबंधन थोड़े दिन के बाद टूट गया। अब दोबारा वो गठबंधन होने जा रहा है। तो जहां तक भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी के सवाल है, अभी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को जितना जो वोट मिला है, वोट प्रतिशत है, वो 1.24% के लगभग ही मिला है और जबकि 1.27% के लगभग, और जबकि इनेलो को 1.74% के लगभग ही उनको वोट मिला है। तो ये कहा जा सकता है कि इनके दोनों के राजनीतिक समझौते की वजह से जो वोट प्रतिशत है वो भी कोई ज्यादा बड़ा अंतर हरियाणा की राजनीति में पैदा कर पाएगा, इसका अभी इस पे सवाल बना हुआ है।
इस पे सवाल है। एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बार बीजेपी ने अनाउंस किया है कि जो विधानसभा के चुनाव हरियाणा में वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे, यानी उनका चेहरा सामने करके लड़े जाएंगे, न कि मोदी जी का जो पहले होता रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जी, ये समझा ऐसा जा रहा था कि हरियाणा की जो राजनीति है, उस राजनीतिक बिसात में जो मनोहर लाल खट्टर की राजनीति है, उसके अनुरूप ही हरियाणा में बिसात बिछेगी। और राष्ट्रीय जो इनके चाणक्य हैं भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने पिछले हफ्ते जब हरियाणा में एक सभा कार्यकर्ताओं की तो उसमें ये स्पष्ट कर दिया कि अगला चुनाव जो है वो नायब सिंह सैनी के चेहरे पे लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये बड़ी विडंबना है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कभी भी प्रदेश के चुनाव किसी चेहरे पे नहीं लड़े, वहां पर्ची से मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद अचानक ये बदलाव किया जाना और ये तय हो जाना कि हरियाणा में जिस प्रकार से उनको परिणाम मिले हैं और जो आने वाले समय की संभावनाएं हैं, तो उसमें संभावित हार को देखते हुए वो जो हार का ठीकरा है, वो जो राष्ट्रीय चेहरा जिसके नाम पे आज तक चुनाव लड़े जाते थे, नरेंद्र मोदी, ये उसको बचाने की एक सीधा सा राजनीतिक समीक्षक या गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं चल रही मोदी की जो ब्रांड इमेज है उसको बचाए रखने के लिए, ताकि दोबारा उसको बचाए रखने के लिए, क्योंकि हार अगर हो जाती है तो उसके लिए उस नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ना ठहरा के प्रदेश के नेतृत्व को ही जिम्मेदार घोषित कर दिया जाए, एक बात। और दूसरी बात इसके साथ साथ ये भी हुई है कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा के चुनाव का घोषणा होने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में जो समीकरण बिल्कुल बदल गए, क्योंकि यहाँ ये बताना बड़ा उचित होगा कि हरियाणा प्रदेश जो है, इसकी राजनीति जाट बहुल नेताओं के हाथ में हमेशा से रही है हरियाणा के बनने के बाद। और भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा के दिग्गज जाट नेता 2014 में और उसके बाद भी शामिल हुए और उनके जो समर्थन की वजह से एक बड़ा विस्तार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की संभावना और चुनाव लड़ने की जो घोषणा की गई, उसके बाद जो जाट नेता हैं, उनकी जो अपनी महत्वाकांक्षा थी कि जो कांग्रेस में रहते हुए अपनी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री पद की नहीं पूरी कर पाए और उस महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने एक विकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी का, तो वो उनको पूरा होता नहीं दिख रहा। तो ये एक आपसी जो उनकी भीतर की एक रस्साकशी है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि जाट लॉबी जो है हरियाणा में, जाट नेता, बहुत से ऐसी विधानसभाएं हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत बड़ा और सशक्त प्रभाव रखते हैं। उसके अलावा अगर दक्षिण हरियाणा की बात की जाए तो उसमें अहीरवाल का क्षेत्र आता है, जिसमें गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, ये 4 जिले आते हैं और 4 जिलों में मूलतः आधा जिला भिवानी का भी आता है। वहां जो अहीरवाल क्षेत्र माना जाता है और उसमें प्रभाव राव इंद्रजीत सिंह का काफी माना गया है। तो राव इंद्रजीत सिंह ने भी 2014 में जब कांग्रेस ज्वाइन किया था, कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, तो उनकी भी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को देखने की थी, इसीलिए उन्होंने इन संभावनाओं के चलते भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। लेकिन अब उनको लगने लगा है कि उनकी उस महत्वाकांक्षा, उस सपने में पानी फिर गया है। तो अभी परसों ही उन्होंने अपने जो प्रभाव के क्षेत्र हैं और अन्य जिलों में जो उनके समुदाय, यादव समुदाय के जो ऐसी सशक्त पॉकेट्स हैं या ऐसी विधानसभा है, उसी प्रयास में उन्होंने अपनी जनसभाएं करनी शुरू की हैं। तो वो परसों हिसार और हांसी में थे, जहां उनको लगता है कि उनके लिए काफी संभावनाएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो अपने गुट है, उनकी रस्साकशी अब हरियाणा की राजनीति में प्रबल हो जाएगी और उस रस्साकशी के चलते इनके जो पूरा प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। एक उसके और विपरीत अगर हरियाणा में
बीजेपी के एक वहां और प्रमुख नेता हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, तो फिर उनकी क्या जी, भूमिका देखते हैं, उनका क्या रोल आप देखते हैं कि वो किस तरह मन से लगेंगे, नहीं लगेंगे, क्या होगा नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में? अभी जी अभी ऐसा देखा गया है कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को सीएम हटाए जाने के बाद जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ऐसा माना जाता था कि नायब सिंह सैनी उन्हीं के छत्र छाया में आगे बढ़े हैं और वो उनके बहुत विश्वसनीय हैं और एक तरह से नायब सिंह सैनी पर उनकी छत्र छाया आज भी है। लेकिन नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव आगे आ रहे हैं, तो सैनी भी अपनी पहचान बनाने के लिए, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में हर कोई अपने अवसर को तलाशता है। लेकिन जहां तक मनोहर लाल खट्टर का सवाल है, मनोहर लाल खट्टर का जो राजनीतिक बिसात है और राजनीतिक प्रभाव है, वो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा बढ़ा बहुत बड़े स्तर पे रहेगा। ये उन्होंने हरियाणा के अभी हुए उपचुनाव में भी जता दिया था और लोकसभा चुनाव में जब टिकटों का बंटवारा हुआ, तो उसमें भी ये जता दिया था, क्योंकि हिसार में जैसे भजन लाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई वो बड़े महत्वाकांक्षी थे और वो चाहते थे कि हरियाणा के लोकसभा की टिकट उन्हें मिले और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी में गए भी थे और वो अपने बेटे के लिए भी उन्होंने आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव की टिकट ली थी। तो इस प्रकार से उस टाइम भी आप लोकसभा के समय में एक एक ऐसे मंत्री को हरियाणा से जो सिरसा जिले से हैं, रणजीत सिंह चौटाला, उनको लाके हिसार में खड़ा कर दिया गया और हिसार के जो कुलदीप सिंह बिश्नोई हैं या पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जो उस सीट पे नजर लगाए हुए थे, उनको राजनीतिक हैसियत मनोहर लाल खट्टर जी ने दिखा दी। इसी प्रकार अन्य सीटों पर भी जब हरियाणा में टिकटों का बंटवारा लोकसभा में हुआ, तो उसमें स्पष्ट तौर पे देखा गया कि मनोहर लाल खट्टर की बिसात के अनुरूप ही वो सारी टिकटें बांटी गई हैं। तो जी जी और अभी विधानसभा में भी ऐसा माना जाता है कि जो टिकटों का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी में होगा, उसमें सीधा-सीधा सा मनोहर लाल खट्टर का सीधा प्रभाव और स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलेगा और जी वर्तमान मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी हैं, वो हो सकता है कि उत्तरी हरियाणा की जो जिले हैं यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और पंचकुला, वहां कुछ सीटों की मांग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर सीटों पे टिकटों का जो बंटवारा होगा, उसमें मनोहर लाल खट्टर जी का दखल या उनके जो रिकमेंडेशंस हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता और उनका प्रभाव हमेशा रहेगा। आखिरी सवाल मेरा ये था संक्षेप में बहुत कि कांग्रेस लीडर कुमारी शैलजा ने कोई पदयात्रा की घोषणा की है, वो क्या है, कहां से निकलेगी, कब निकलेगी? जी कुमारी शैलजा ने अभी जनवरी में लोकसभा चुनाव से पहले भी एक यात्रा निकाली थी और उस यात्रा को पूरे हरियाणा में बहुत समर्थन मिला था। हालांकि उस वक्त बहुत अधिक ठंड थी और मौसम भी बहुत खराब था, लेकिन उस वक्त में जिस प्रकार अप्रत्याशित रूप से लोग रात के 11 बजे तक उस ठंड में खड़े रहे और हमने उस यात्रा को कवर किया, तो हमें भी बहुत अचरज हुआ कि किस प्रकार लोग इतना समर्थन दे रहे हैं। तो उसको देखते हुए, उससे शायद प्रेरणा लेते हुए और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की यात्रा से प्रेरणा लेते हुए, अभी कुमारी शैलजा जी ने ये घोषणा की है कि जुलाई के अंत में वो हरियाणा के शहरों से एक यात्रा निकालेंगे। यानी कि हरियाणा की जो शहरी विधानसभा सीटें हैं, जिन पे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बड़ा स्ट्रांग मानती है और जैसा कि बताया जाता है कि उन सीटों पे कांग्रेस कमजोर है, तो शैलजा जी की ने एक रणनीति बनाई है और शैलजा ने जो रणनीति बनाई है, उसके तहत वो यात्रा निकालेंगी और वो अधिकतर जो हरियाणा की शहरी और कस्बाई सीटें हैं, उस पे ये यात्रा निकालेंगी ताकि कांग्रेस का जो उनका अपना आधार है या कांग्रेस का जो समर्थन है, वो ज्यादा से ज्यादा इन विधानसभा क्षेत्रों से वो कांग्रेस के लिए हासिल कर पाए, ऐसा ये समझने में आया है। जी जी जी, यात्रा कब से निकलेगी उनकी, शैलजा जी की? ये जुलाई के अंत में शुरू की जाएगी और कहा जा रहा है कि ये 21 दिन इसमें लगेंगे इस यात्रा में, जो हो सकता है कि वो हर पूरे प्रदेश के जितने भी बड़े शहर और कस्बे हैं, जहां शहरी मतदाता जिसको अर्बन वोटर कहते हैं और जो जनरली हिंदू इंक्लाइंड हैं, हिंदुत्व के प्रभाव में ज्यादा है,
तो वहां जो पुराने समय से कांग्रेस के जो पुराने कांग्रेसी हैं उनको सक्रिय करके और अपने पक्ष में